हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पेस कॉमर्स बैच वंस अगेन। माय नेम इज शिवम लोटवानी और आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आपके लिए, आज मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूं आपके लिए वन शॉट में एक बहुत ही प्यारा चैप्टर जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट चैप्टर मुझे बहुत पसंद है। जब मैं पढ़ता था क्लास 11th में तब से लेकर और आज तक मुझे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बहुत पसंद है। उसके कुछ रीजंस हैं। सर, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अगर हमारे एग्जाम में 6 नंबर का आता है तो ये 6 मिनट से कम में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। जी बिल्कुल, 6 मिनट के अंदर अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और आपको 6 मार्क्स दिला देता है। तो ये ऐसा चैप्टर है जो आपका टाइम खर्च नहीं करवाता बिल्कुल भी एग्जाम के अंदर। लेकिन हां, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होनी चाहिए, वरना आपका क्वेश्चन खराब हो जाता है। दोस्तों, एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस फ्री बैच में जिसका नाम है पेस कॉमर्स बैच। और आज हम एक शॉट में उड़ाने वाले हैं हमारा ये चैप्टर जिसका नाम है BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। माय नेम इज शिवम लोटवानी और आज इस चैप्टर को बहुत ही खूबसूरती के साथ मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूं। सबसे पहले थोड़ा सा हम ओवरव्यू लेंगे कि व्हाट दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट चैप्टर क्या है, क्यों हमें पढ़ना है। तो मैं आपको बता दूं कि बैंक वाले हमारा बैंक बैलेंस हमें बताते हैं, पासबुक देते हैं वो हमें, है ना। पासबुक की हार्ड कॉपी आप प्रिंट करा के ला सकते हो बैंक से, अदरवाइज बैंक स्टेटमेंट आपके ईमेल पर तो आ ही जाती है। अब आपने बैंक स्टेटमेंट में जब आपने अपना बैंक बैलेंस चेक करा तो वो था 1 लाख रुपए। फिर जब आपने अपनी कैश बुक में चेक करा तो वहां था सिर्फ 80,000 रुपए। इस बात पे अकाउंटेंट को पीटने मत लग जाना, कुछ रीजंस ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हमारा जो बैंक बैलेंस है वो डिफर करता है। देखो, हमारा बैंक बैलेंस हम 2 जगह लिखते हैं। एक हम खुद लिखते हैं अपनी कैश बुक में, हाँ कैश बुक के बैंक वाले कॉलम में, और एक हमारा बैंक बैलेंस हमारा बैंक भी रिकॉर्ड करता है। हमारा बैंक हमारे लिए बैंक बैलेंस को रिकॉर्ड करता है। अब जब भी हमारा बैंक बैलेंस डिफर करता है, अलग पाया जाता है, यार पासबुक के हिसाब से बैंक बैलेंस अलग है और कैश बुक में देखा तो बैंक बैलेंस अलग है, तो ये घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। कुछ ऐसे नेचुरल रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपकी कैश बुक के द्वारा बताया गया बैंक बैलेंस और पासबुक के द्वारा बताया गया बैंक बैलेंस मैच नहीं होता, डिफर करता है। तो हमें क्या करना है, हमें उस केस में एक स्टेटमेंट बनानी है, ये पता लगाने के लिए कि ये क्यों हो रहा है, ये कैश बुक और पासबुक एक दूसरे के साथ मैच क्यों नहीं हो रही है। और उस स्टेटमेंट का नाम है दोस्तों बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान। पर हां, इस चैप्टर में मजबूत पकड़ हासिल करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने कैश बुक वाला चैप्टर पढ़ लिया हो, आपको पता हो कि कैश बुक क्या होती है, कैश बुक कितने कॉलम वाली होती है, कैश बुक में रिकॉर्डिंग कैसे होती है। अगर नहीं पढ़ा कैश बुक वाला चैप्टर तो अभी जाके पढ़ लो, इस वीडियो को यहीं पर रोक दो और इसी चैनल पर वीडियोस में आपको कैश बुक की मेरी ही वीडियो मिल जाएगी, आप उसे जाकर कवर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आइए जी, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट चैप्टर आ चुका है। ठीक है जी, BRS इसको अपन शॉर्टकट में कह देते हैं, BRS बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है जी दोस्तों, आगे चलते हैं। अब आज का गोल क्या है बेटा, सबसे पहले तो हमें यह पता लगाना है कि कैश बुक पासबुक के साथ मैच क्यों नहीं होती है, क्या कारण होते हैं कैश बुक और पासबुक के बीच डिफरेंसेस आने के। कैश बुक और पासबुक के बीच डिफरेंसेस आने के क्या रीजंस होते हैं, और हम सीखेंगे कि किस तरह से प्रिपेयर की जाती है BRS, बोले तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है जी दोस्तों, चलो भैया, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आपका जो बैंक बैलेंस होता है वो 2 जगह पे रिकॉर्ड होता है। एक तो बैंक उसको रिकॉर्ड करता है, बैंक, क्योंकि मेरे बैंक में कितना पैसा है ये मुझसे ज्यादा मेरे बैंक वालों को पता है। हां, तो मेरा जो बैंक बैलेंस है वो 2 जगह रिकॉर्ड होता है। एक तो मेरा बैंक बैलेंस बैंक रिकॉर्ड करता है। बैंक कहां रिकॉर्ड करता है, पासबुक में रिकॉर्ड करता है। सर, पासबुक को और क्या बोलते हैं बेटा, पासबुक को बैंक स्टेटमेंट भी बोलते हैं। तो आपका बैंक बैलेंस एक तो यहां पर रिकॉर्ड होता है पासबुक के अंदर, बैंक स्टेटमेंट के अंदर। दूसरा कहां रिकॉर्ड होता है, दूसरा भैया हमारा बैंक बैलेंस हम खुद रिकॉर्ड करते हैं। कहां रिकॉर्ड करते हैं, कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं कि नहीं करते हैं। तो आपका बैंक बैलेंस 2 जगह रिकॉर्ड होता है, एक कैश बुक में रिकॉर्ड करते हो आप खुद या फिर आपका अकाउंटेंट, और एक आपका बैंक बैलेंस बैंक रिकॉर्ड करता है। कहां रिकॉर्ड करता है, पासबुक में या फिर बैंक स्टेटमेंट में। सर, पर कैश बुक में तो हम कैश वाला बैलेंस भी रिकॉर्ड करते हैं ना। हां बिल्कुल करते हो, आई नो कि आप कैश बुक डबल कॉलम वाली बनाते हो और कैश बुक में आप कैश बैलेंस भी रिकॉर्ड करते हो, बैंक बैलेंस भी रिकॉर्ड करते हो। पर मैं यहां पर कैश बुक में कैश बैलेंस जो रिकॉर्ड होता है उसकी बात नहीं करने वाला हूं। समझ में आ रही बात, क्योंकि जो हमारा कैश बैलेंस है वो 2 जगह रिकॉर्ड नहीं होता, वो तो हम ही रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो कैश बुक
में जो आपका बैंक वाला कॉलम होता है, कैश बुक में जो आपका बैंक वाला कॉलम होता है, वहां आपका बैंक बैलेंस रिकॉर्ड होता है, यस। और सेम बैंक बैलेंस आपका पासबुक भी रिकॉर्ड करती है। जब आप बैंक जाते हो पासबुक अपडेट कराने, तो वहां आपको अपना बैंक बैलेंस पता चल जाता है। बल्कि आजकल तो हमारे फोन में इतनी एप्स हैं जिससे हमें हमारा बैंक बैलेंस पता चल जाता है। क्लियर हो रही है बात? दोस्तों, समय बीतता गया, पहले ऐसा बहुत ज्यादा होता था कि हमारा बैंक बैलेंस हमारे हिसाब से कुछ और है और हमारा बैंक बैलेंस बैंक वालों के हिसाब से कुछ और है। लेकिन धीरे 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 डिजिटल होता गया मौसम, और हम डिजिटली अपना बैंक बैलेंस तुरंत के तुरंत चेक कर लेते हैं, है ना। मैसेजेस वगैरह टाइम से हमारे पास आ जाते हैं, मेल्स वगैरह हमारे पास टाइम से आ जाते हैं। तो आज की दौर में बीआरएस बनाना उतना ज्यादा मैंडेटरी नहीं है। पर हां, आज के दौर में भी कुछ ऐसे रीजन अभी भी हैं जिसकी वजह से आपकी कैश बुक और पासबुक मैच नहीं होती हैं। व्हेन आई से दिस टर्म कि कैश बुक और पासबुक मैच नहीं हो रही है, तो इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कैश बुक के द्वारा बताया गया बैलेंस कुछ और है और पासबुक के द्वारा बताया गया बैलेंस कुछ और है। और यहां पर बैलेंस कौन से वाले बैलेंस की बात कर रहा हूं मैं? बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अरे भाई, कैश बैलेंस का मतलब होता है तुम्हारे गल्ले में कितने पैसे हैं, ड्रॉर में कितने पैसे हैं। और जो तुम्हारा कैश बैलेंस है वो बैंक वाले क्यों बताएंगे? अनरिलेटेड है दोनों चीजें, है ना। तो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट कि मैंने जो अपना बैंक बैलेंस, मेरे हिसाब से जो मेरा बैंक बैलेंस है वो एक जगह लिखा हुआ है। कहां लिखा हुआ है? कैश बुक में। कौन से वाले कॉलम में? बैंक वाले कॉलम में, है ना। तो जो मेरे हिसाब से मेरा बैंक बैलेंस है और जो मेरा एक्चुअल बैंक बैलेंस है बैंक वालों के हिसाब से, वो मैच होना चाहिए ना यार। मतलब मैं ये चाहता हूं कि मेरा अकाउंटेंट, जब मैं अपने अकाउंटेंट से पूछूं बता बेटा बैंक बैलेंस कितना है, वो बोले 1 लाख रुपए, तो जब मैं पासबुक अपडेट करा के लाऊं तो उसमें भी 1 लाख ही दिखना चाहिए, तो मेरा जीवन संतुष्ट तरीके से चलेगा। अदरवाइज अगर ये डिफरेंस आ गया, अगर कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आ गया, तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा और मैं अकाउंटेंट को पीट दूंगा पकड़ के। ऐसा नहीं करना है। अकाउंटेंट की गलती हो सकता है होगी 1%, लेकिन 99% केसेस में अकाउंटेंट की गलती नहीं होती है। कैश बुक और पासबुक मैच अगर नहीं होती है तो उसका कुछ और कारण भी हो सकता है। जानना चाहोगे क्या कारण हो सकते हैं? जानना चाहोगे कैश बुक और पासबुक मैच ना होने के क्या कारण हो सकते हैं? आओ जरा मेरे साथ देखो। यह है जी मेरी कैश बुक। ऐसी होती है ना कुछ कैश बुक तुम्हारी, तुम तो अपने हाथ से फॉर्मेट बनाते हो, लेकिन एक्चुअली आज भी जो छोटे मोटे व्यापारी हैं, है ना, बड़े व्यापारी जो है, बड़ी कंपनीज है, वहां तो सब कुछ डिजिटल है ना। फॉर्मेट सॉफ्टवेयर पे काम चल रहा है। छोटे मोटे व्यापारी आज भी कैश बुक को इस तरह से मेंटेन करते हैं, खरीद के लाते हैं, बाजार से खरीद के लाते हैं, और इसको रोकड़ बही कहते हैं। रोकड़ बही कहते हैं इसको, ठीक है जी। तो थोड़े से हिंदी टर्म्स भी आपको पता होने चाहिए। तो आप हमेशा ये चाहोगे ना कि जो आप ये पासबुक है, ये देखी होगी आपने पासबुक, है ना। आप जरूर, आपके मदर फादर ने या आपके दादा दादी ने कभी आपको जरूर बैंक भेजा होगा कि जा बेटा पासबुक अपडेट करा के ला, ठीक है। अक्सर जो रिटायर्ड लोग होते हैं ना, जो रिटायर्ड लोग, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई एम सेइंग दिस, अक्सर जो रिटायर्ड लोग होते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया टाइम पास होता है ये, कि बैंक ही चले गए, पासबुक अपडेट करा लाए। कुछ नहीं था तो वहां बैंक में ठंडी ठंडी हवा खा के आ गए, एसी की, 2-4 इंप्लॉइज का दिमाग खराब करके पासबुक अपडेट करा के वापस आ गए, ठीक है। तो ये जो पासबुक है, ये पासबुक क्या बताती है आपको कि आपके घर में कैश कितना पड़ा है? नहीं, ऑफ कोर्स पासबुक ये बताती है आपका बैंक बैलेंस कितना है। तो पासबुक के द्वारा बताया गया बैंक बैलेंस और ये जो कैश बुक है ये क्या बताती है? ये दो चीजें बताती है भैया। ये कैश भी बताएगी क्योंकि इसका नाम ही कैश बुक है, और बैंक बैलेंस भी हम यहां पर रिकॉर्ड करते हुए चलते हैं, है ना। तो मैं अभी कैश बुक में कैश की बात नहीं करूंगा, मैं अभी कैश बुक में सिर्फ किसकी बात करूंगा? बोलो ना, मैं सिर्फ बैंक बैलेंस की बात करूंगा। तो दोस्तों, मैं ये चाहता हूं कि मेरी कैश बुक और पासबुक के द्वारा बताया गया जो बैंक बैलेंस है वो इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इक्वल है तो बल्ले बल्ले, और अगर इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, तो मैं परेशान हो जाऊंगा। मुझे सोचना पड़ेगा, यार ये कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच हो क्यों नहीं रहा है, क्या दिक्कत आ रही है। मैं थोड़ा सोचना शुरू करूंगा, पास्ट में जाऊंगा, सोचूंगा पिछले 1 महीने में, 15-20 दिन में क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुई हैं। जितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं क्या वो रिकंसाइल्ड हैं? आओ देखो जरा दोस्तों। सबसे पहले, बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, बिफोर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैश बुक और पासबुक में इनडिफरेंस आने के क्या रीजंस होते हैं, ठीक है। सबसे पहला, डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग। किसी भी रिश्ते में
किसी भी रिश्ते में नोकझोंक आने का रीजन यही होता है, डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग। ठीक है, चाहे कोई प्यार मोहब्बत वाला रिश्ता हो, चाहे कैश बुक और पासबुक की बात कर लो, कैश बुक और पासबुक मैच नहीं हो रही हैं, या किसी और रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ डिफरेंसेस आ रखे हैं, तो उसका सबसे पहला रीजन क्या होता है? टाइमिंग। एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे आप। ऐसा ही कुछ कैश बुक और पासबुक के साथ भी होता है। जोक्स अपार्ट, कैश बुक और पासबुक के बीच डिफरेंस आने का मतलब हमेशा यही नहीं होता कि कुछ गलती करी होगी अकाउंटेंट ने। हमेशा ऐसा नहीं होता। हो सकता है, यस हो सकता है, पर हमेशा इसका मतलब ये नहीं होता। कई बार टाइम ही ऐसा चल रहा होता है, समय ही ऐसा चल रहा होता है कि जिसकी वजह से कैश बुक और पासबुक मैच नहीं हो रही होती है। मैं बताता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। दोस्तों, आज डेट है 1 अप्रैल 2025। सपोज आज डेट है 1 अप्रैल 2025 और 1 अप्रैल 2025 को आपने किसी को चेक काट के दिया, किसी को चेक इशू करा आपने, है ना? जर्नल चैप्टर पढ़ रखा है ना, चेक वगैरह के बारे में जानते हो ना आप। बेटा, जैसे ही आप चेक इशू करते हो, आपने क्या सीखा है? भैया ने आपको क्या सिखाया है? जब आप चेक इशू करते हो तो जर्नल में रिकॉर्ड करो, या कैश बुक में जब आप रिकॉर्ड करते हो इस चीज को, तो जैसे ही आप चेक इशू करते हो, किसी को चेक काट के देते हो, आप तुरंत अपना बैंक बैलेंस कम कर देते हो, है कि नहीं? तुरंत आप कैश बुक में पेमेंट जाती हुई दिखा देते हो, यस और नो? तो जैसे ही मैंने चेक इशू करा, मुझे लगा हाय हाय मेरा पैसा गया, जबकि महज किसी को चेक काट के दे देने से पैसा चला नहीं जाता, है ना? अभी तो मैंने आपको चेक काट के दिया ही तो है, अभी तो आप मेरे सामने पड़ा हुआ है चेक, लेकिन मैं तुरंत अकाउंटेंट को कह दूंगा बेटा कैश बुक में एक आउटफ्लो दिखा दे, जरा कैश बुक में एक पेमेंट शो कर दे। वो कहेगा कैसी पेमेंट? मैं कहूंगा एक काम कर, बैंक बैलेंस घटा दे, कैश बुक में जो बैंक बैलेंस लिखा है ना तूने, उसको घटा दे, पेमेंट शो कर दे, जबकि बैंक बैलेंस एक्चुअली अभी कम नहीं हुआ है, मैंने सिर्फ चेक काट के दिया है। पर मैं कब तक सामने वाले को फोन कर करके पूछूंगा क्या? उसके पीछे पीछे भागूंगा क्या कि वो कब चेक को बैंक में जमा कराएगा, कब नहीं कराएगा? ना जी ना, मेरे पे इतना टाइम नहीं है। मैं अगर किसी को चेक इशू करता हूं, किसी को चेक काट के देता हूं, तुरंत मेरा अकाउंटेंट मेरे बैंक बैलेंस को कम कर देता है। कहो यस। तो जैसे ही चेक इशू करा हमने, तुरंत हमने हमारे बैंक बैलेंस को डाउन कर दिया, तुरंत हमने हमारा बैंक बैलेंस कम कर दिया। एक्चुअली कम नहीं हुआ है, लेकिन हमने हमारा बैंक बैलेंस कम कर दिया। कौन सी बुक में? कैश बुक में। हमने अपनी कैश बुक में जो बैंक बैलेंस है उसको कम कर दिया। अब जरा दिल पे हाथ रख के बताना कि आपने किसी को चेक इशू करा, सपोज आपको मैं चेक इशू कर रहा हूं, है ना? आप जो ये वीडियो देख रहे हो, मैंने आपको चेक काट के दिया 10,000 रुपए का, मैं कहा जी ये लो ऐश करो। तुरंत मैं तो पेमेंट शो करूंगा, मेरी यही प्रैक्टिस है। तुरंत मैं कैश बुक में जाऊंगा, बैंक वाले कॉलम में जाऊंगा और क्रेडिट साइड में आउटफ्लो शो कर दूंगा 10,000 रुपए का। लेकिन क्या सचमुच महज चेक काट के दे देने से ही मेरा बैंक बैलेंस कम हो जाता है क्या? नहीं। मेरा बैंक बैलेंस कब कम होगा? जब ये चेक आप लेकर जाओगे बैंक में, जमा कराओगे और फिर 2 दिन और लगेंगे क्लियरेंस में, तब जाके मेरा बैंक बैलेंस एक्चुअली कम होगा। तो भैया 1 तारीख को मैंने ये चेक इशू करा और ये चेक मान के चलते हैं कि बाद में 5 अप्रैल को जाके क्लियर हुआ। 5 अप्रैल को जाके ये चेक क्लियर हुआ, क्योंकि 1 तारीख के बाद 3 तारीख तक तो आप बैंक में गए ही नहीं थे। 3 तारीख को आप बैंक में गए, आपने 3 तारीख को बैंक में ये चेक जमा कराया और 5 तारीख को जाके ये चेक क्लियर हुआ। तो मेरी जो पासबुक है उसके हिसाब से जो बैंक बैलेंस है वो कम होगा, लेकिन कब? 5 तारीख को। 5 तारीख को मेरी पासबुक डाउन आएगी। 5 तारीख को मेरी पासबुक के हिसाब से ये बैंक बैलेंस डाउन आएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बात समझ में आ रही है ना? डीपली पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। तो बेटा मैंने किसी को चेक इशू करा, लेकिन वो पर्सन बैंक में गया ही नहीं था 4 दिन तक। टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग की वजह से ये डिफरेंस आएगा। आप 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को, 4 तारीख को, चारों दिन परेशान रहोगे। चारों दिन अगर आप बैंक से पासबुक अपडेट करा के आओगे ना, चारों दिन आप देखोगे कि यार कैश बुक तो हमारी कम पैसा दिखा रही है, पासबुक ज्यादा पैसा क्यों दिखा रही है? जबकि इसका कारण क्या है? क्या किसी की कोई गलती है? क्या आपकी गलती? ना। मेरी गलती? नहीं। अकाउंटेंट की गलती? बिल्कुल भी नहीं। बैंक की गलती? बिल्कुल भी नहीं। किसी की कोई गलती नहीं है, सिर्फ वक्त ऐसा चल रहा है कि अभी डिफरेंस आएगा। थोड़ा वक्त रुक जाओगे, 5 तारीख तक का इंतजार कर लोगे, तो वो अगला बंदा पेमेंट चेक जो है बैंक में जमा करवाएगा और 5 तारीख को आपका बैंक बैलेंस एक्चुअली कम हो जाएगा पासबुक के हिसाब से भी। टाइमिंग, समझ रहे हो आप? डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग। अब इसका उल्टा भी हो सकता है।
इसका उल्टा ये कि मैंने चेक इशू नहीं करा, बल्कि मेरे पास कोई चेक आया था और वो मैंने जमा करवाया। समझ में आई बात? तो बेटा जैसे ही मेरे पास चेक आया मैंने जमा कराया। अच्छा, मेरे पास जब चेक आता है मैं इतना बुरा भी नहीं हूं, मेरे पास जब चेक आता है तो मैं तुरंत अपनी कैश बुक को बढ़ा नहीं देता। जब चेक आता है तो मैं चेक इन हैंड के नाम से लिखता हूं उसको। लेकिन हां, जब मैं चेक को जमा करवा देता हूं तो मेरे को लगता है कि मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया। तो बेटा जैसे ही हमने चेक डिपॉजिट कराया, जैसे ही हमने चेक डिपॉजिट कराया, हमें लगा ओए होए पैसे आ गए, बल्ले 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 बल्ले। हमने चेक डिपॉजिट कराया तो हमने हमारी कैश बुक को बढ़ा दिया, यानी कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया कि भैया बैंक बैलेंस बढ़ गया है, बैंक बैलेंस बढ़ गया है। लेकिन बेटा चेक डिपॉजिट करने में और चेक क्लियर होने में समय लगेगा कि नहीं लगेगा? आपने चेक डिपॉजिट कराया, आपने चेक डिपॉजिट कराया 7 जुलाई को, जबकि ये चेक क्लियर हुआ जाके 11 जुलाई को। 4 दिन तक परेशान रहोगे आप, क्योंकि जैसे ही आप चेक डिपॉजिट कराते हो, आप पता नहीं क्या हो जाता है आपको कि आप बैंक बैलेंस बढ़ा देते हो कैश बुक के अंदर। 7 तारीख को आपके पास चेक आपने जमा कराया, 7 तारीख को आपको लगा पैसे आ गए, आपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया, आप बड़े खुश। सपोज चेक जमा कराने से पहले दोनों ही किताबें ठीक कह रही थी, चेक जमा कराने से पहले पहले तक दोनों ही किताबें कह रही थी 50,000 रुपए हैं, 50,000 रुपए हैं। ये कैश बुक है, ये कैश बुक भी कह रही थी 50,000 है और पासबुक भी कह रही थी 50,000 है। लेकिन जैसे ही आपने चेक को जमा कराया, कैश बुक 50,000 से बढ़कर 60,000 हो गई, लेकिन पासबुक अभी 50,000 पे रहेगी भैया, जब तक ये चेक क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक। टाइमिंग का डिफरेंस, थोड़ा टाइम रुक जाओगे, चेक क्लियर हो जाएगा तो पासबुक भी अपने आप ऊपर आ जाएगी, कैश बुक तो पहले ही ऊपर है। दीज आर द डिफरेंसेस ड्यू टू टाइमिंग। टाइमिंग की वजह से डिफरेंसेस आ जाते हैं कैश बुक और पासबुक के बीच, और वो मैच नहीं हो पाती हैं। समझ में आई बात? तो टाइमिंग की वजह से जो डिफरेंसेस आते हैं उसके 2 रीजन है बेटा, एक अनप्रेजेंटेड चेक्स और एक अनक्रेडिटेड चेक्स। अनप्रेजेंटेड चेक्स का मतलब क्या होता है? वो चेक जो तुमने किसी को काट के दिया था, इशू करके दिया था, लेकिन अगला बंदा बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ, एब्सेंट है वो, यानी अभी उसने चेक जमा ही नहीं करवाया। ठीक है, अनप्रेजेंटेड चेक्स का मतलब होता है। और अनक्रेडिटेड चेक्स का मतलब क्या होता है? अनक्रेडिटेड भी कहते हैं, अनकलेक्टेड भी कहते हैं, अनक्लियर्ड भी कहते हैं। बेटे अनक्रेडिटेड का मतलब होता है कि अब चेक तुमने काटा नहीं था, बल्कि तुम्हारे पास आया था और तुमने उस चेक को जमा भी करवा दिया, लेकिन अभी बैंक ने क्लियर नहीं करा उस चेक को। सो इट इज कॉल्ड अनक्रेडिटेड चेक्स। तो अनप्रेजेंटेड या अनक्रेडिटेड चेक्स के केस में टाइमिंग की वजह से डिफरेंस आ रहा है, अदरवाइज कोई गलती नहीं है। क्लियर हो गई बात? चलिए भैया, माफ कीजिएगा, थोड़ा जुकाम है तो आवाज भी थोड़ी आपको उस तरह की लग रही होगी, है ना। चलो अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड में लिखा है ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड बाय बैंक। देखो ये जो 2 ट्रांजैक्शंस हैं, ये तो मुझे भी पता है, बैंक को भी पता है, बस समय थोड़ा सा आगे पीछे चल रहा है। लेकिन कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जो मुझे बाद में पता चलती हैं, पहले बैंक वालों को पता चल जाती हैं। हाँ, बहुत आसान है। जैसे आपके पापा मम्मी के फोन पे या आपके फोन पे कभी मैसेज आया इंटरेस्ट डेबिटेड या इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक, या बैंक वालों ने एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस काट लिए, या फिर आपके पापा मम्मी ने कोई LIC करवा रखी थी और वो LIC की किस्त कट गई, या फिर आपके पापा के अकाउंट से होम लोन की या कार लोन की या किसी भी तरह के व्हीकल लोन या पर्सनल लोन की EMI कट गई। तो अब EMI जब कटती है तो उसका कोई फिक्स डेट और फिक्स टाइम नहीं होता। EMI सुबह शाम रात कभी भी कट सकती है। अब मुझे तो नहीं पता कब कटी EMI। ये चीज सबसे पहले किसको पता चलती है? इस चीज का इत्तला सबसे पहले किसको होता है? बैंक को पता चलता है। सो देयर आर सम ट्रांजैक्शंस व्हिच आर रिकॉर्डेड बाय द बैंक ओनली। बैंक पहले उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, बैंक को पहले वो ट्रांजैक्शंस पता चलती हैं, तब जाके बाद में मुझे पता चलती हैं पासबुक की शक्ल देखकर, और फिर जाके मैं रिकॉर्ड करता हूं। तो ये जो ट्रांजैक्शंस हैं, इन ट्रांजैक्शंस की वजह से भी कैश बुक पासबुक के साथ मैच नहीं होती। कैश बुक कहती है अलग पैसा है, पासबुक कहती है अलग पैसा है। देखना जरा ध्यान से। सबसे पहला, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक। इंटरेस्ट क्रेडिटेड, इंटरेस्ट क्रेडिटेड का मतलब होता है बैंक ने इंटरेस्ट दिया है। इसका रीजन भी बताऊंगा मैं आपको। बैंक ने इंटरेस्ट दिया है। अब बैंक ने अगर आपको ब्याज दे दिया तो कौन सी बुक आपकी बढ़ जाएगी बताओ, कैश बुक या पासबुक? पासबुक, क्योंकि बैंक ने ब्याज दिया है तो यह बात सबसे पहले बैंक को पता है। सो लेट अस से दिस इज पासबुक। इस पूरी क्लास में, इस पूरे वन शॉट में ये मेरी कैश बुक रहेगी और ये मेरी पासबुक रहेगी। ठीक है बेटा, जैसे ही बैंक ने ब्याज दिया पासबुक बढ़ गई,
कैश बुक को तो ये पता ही नहीं है, कैश बुक मतलब हमें तो ये पता ही नहीं है। वो तो बाद में जब पासबुक की शक्ल देखेंगे, हम पासबुक अपडेट कराएंगे, तब हम देखेंगे ओहो ब्याज आया क्या, तब जाके हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। तो जब तक हमें ये चीज पता नहीं चलेगी, जब तक दिस ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड बाय द बैंक ओनली, तब तक के लिए डिफरेंस आएगा बिड़ू। ऐसे ही इंटरेस्ट डेबिटेड के केस में भी इंटरेस्ट कटा है, जैसे ही ब्याज कटा, कौन सी बुक डाउन जाएगी, जल्दी बोल, पासबुक डाउन चली गई, कैश बुक अभी भी इधर ही है। तो जब तक हमें नहीं पता चलेगा तब तक दोनों में डिफरेंस आएगा और हमारा दिमाग खराब होगा। बैंक चार्जेस, बैंक जो अपने एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस काटता है या किसी और तरह के चार्जेस काटता है, वो भी बैंक को ही पता चलता है कब कटे। मुझे तो नहीं पता, अपने को तो नहीं पता चलता ना कब कटा, बहुत बाद में पता चलता है वो तो कि अरे ये तो कट गया। तो बैंक ने जैसे ही चार्जेस काटे, पासबुक डाउन चली गई, कैश बुक अभी भी इधर ही है। अब क्या करें, डिफरेंस आएगा। और कौन से रीजंस होते हैं, ऑटो पेमेंट्स लगी होती है हमारी, कई बार हमने बैंक वालों को इंस्ट्रक्शंस दे रखी होती है कि हर महीने ये पेमेंट चली जानी चाहिए। जैसे मैंने कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए सब्सक्राइब किया हुआ है, तो मैंने ऑटो पेमेंट लगाई हुई है, हर 2 महीने 3 महीने में मेरी नेटफ्लिक्स की, अमेजॉन प्राइम की, जियो हॉटस्टार की पेमेंट खुद ही कट जाती है, ठीक है ना। कुछ हमारी ईएमआईज कट जाती हैं, पर हमेशा पैसा कटता ही नहीं रहता, पैसा आ भी जाता है। जैसे तुम्हारा कोई कस्टमर, 4 दिन से मैं फोन कर रहा हूं भाई पैसे दे जा, अगला पैसे देने ही नहीं आया, और 2 दिन के बाद मैंने भी फोन करना बंद कर दिया। मैं कहा यार पता नहीं आता, फोन उठाता नहीं है, पैसे देता नहीं है। 2 दिन बाद पता चला भाई नहीं आया और भाई ने ये पैसे सीधा मेरे बैंक अकाउंट में जमा करवा दिए। क्या बात है। तो सीधा पैसा अगर आपके बैंक अकाउंट में जमा होगा तो ये बात सबसे पहले किसको पता लगेगी, पासबुक को। ऑफ कोर्स आज की डेट में हमारे पास मैसेज आ जाता है और तुरंत का तुरंत आ जाता है, लेकिन चैप्टर बहुत पुराना है यार, चैप्टर बहुत पुराना है। तब इंडिया इतना डिजिटल नहीं होता था, ठीक है। तो थोड़ा सा पुराना समझ के ही पढ़ना पड़ेगा अभी आपको इसको। क्लियर हो रही है बात। और कई बार अकाउंटेंट के आप चांटा मार भी सकते हो क्योंकि कई बार अकाउंटेंट गलती कर भी देता है। और दोस्तों इस पूरे चैप्टर में एक बात मान के चलना कि बैंक गलती नहीं करेगा। पूरे चैप्टर में एक बात मान के चलना कि बैंक कभी भी कोई गलती नहीं करेगा, और अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा है कि बैंक ने गलती कर दी है तो क्वेश्चन खुद बताएगा आपको। अदरवाइज पूरे चैप्टर में अगर कोई एरर होता है, एरर, तो मान के चलिएगा एरर हमारे तरफ से ही हुआ है, हमारे अकाउंटेंट की तरफ से ही हुआ है, बैंक की तरफ से नहीं हुआ है। बैंक कभी कोई गलती नहीं करता है। क्लियर हो गई बात। अच्छा जी, अब मैं बात करता हूं एरर्स की। कई बार गलतियां हो जाती हैं, अकाउंटेंट खुद ही गलती कर देता है। सुबह से लेकर शाम तक जैसे ही उसने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करी सब सही था, शाम को 8 बजे उसका टाइम हो गया तो वो थोड़ा सा गुलाबी हो गया, और शाम को 8 बजे जो भी ट्रांजैक्शंस उसने रिकॉर्ड करी सब में कचरा कर दिया उसने। मेरे बैंक में पेमेंट आई थी 10,000 रुपए की, मैंने कहा रिकॉर्ड कर दे बेटा, कैश बुक में भी रिकॉर्ड कर दे। उसने 10,000 की जगह लाख रुपए रिकॉर्ड कर दिया, एरर। अब अगले दिन जब मैं देखूंगा कैश बुक कहेगी बहुत सारा पैसा है, पासबुक कहेगी उतना नहीं है बॉस, डिफरेंस। कई बार ओवरकास्टिंग अंडरकास्टिंग हो जाती है। ओवरकास्टिंग अंडरकास्टिंग, पहली बात तो कास्टिंग का मतलब टोटलिंग होता है, और टोटलिंग पासबुक की तुम नहीं करोगे, वो बैंक वाले अपने आप बना के दे देंगे पासबुक तुम्हें। तुम टोटलिंग किसकी करते हो, कैश बुक की, मंथ एंड पर। तो कैश बुक की टोटलिंग करते हैं ना हम, डेबिट साइड कितनी है, क्रेडिट साइड कितनी है। तो डेबिट साइड को गिनते वक्त ज्यादा गिन लिया या कम गिन लिया, या क्रेडिट साइड को गिनते वक्त ज्यादा या कम गिन लिया, जिसकी वजह से जो हमारा लास्ट में बैलेंस बचता है वो ज्यादा या कम हो रहा है, कम शो हो रहा है, एरर। दैट्स इट। So these are the differences between cash book and passbook. These are the reasons actually. कैश बुक और पासबुक के बीच डिफरेंस आने के ये कारण होते हैं, पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, एमसीक्यू में। ऐसे ही थोड़ी मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं आपका। मेरा तो टारगेट रहता है वन शॉट वीडियो जो है वो बड़ी समराइज्ड होनी चाहिए और बड़ी ब्रीफ भी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए भैया, रीजंस बता दिए मैंने आपको डिफरेंसेस के। कैश बुक और पासबुक को मैच कराना है, ये हमारा उद्देश्य है। मैच जब भी नहीं होगी हमारा दिमाग खराब होगा और हम बनाएंगे BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। दोस्तों मैं आपको एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट और बताना चाहता हूं कि अगर तो एरर है, अगर तो एरर ही हो गया, गलती हो गई, तो गलती को तो देखो सुधारना पड़ेगा और कैश बुक में जाके घुसना पड़ेगा और चीजें सही करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर रीजन कैश बुक और पासबुक को मैच ना होने का रीजन अगर टाइमिंग की वजह से आ रहा है या बैंक वाली ट्रांजैक्शंस की वजह से रीजन आ रहा है, तो फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ ट्रांजैक्शंस अगर आपको बाद में पता चली तो बाद में रिकॉर्ड कर दो, रिकंसाइल हो जाना चाहिए बस।
कि हां बेशक दोनों किताबें अलग अलग बैलेंस बता रही हैं, लेकिन कम से कम मेरे सर में कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज मैंने रिकंसाइल कर लिया है, क्रॉस चेक कर लिया है, और हां मैं समझ गया कि 3-4 दिन अगर मैं रुक जाऊंगा तो अपने आप ही चीजें लाइन पे आ जाएंगी। सिर्फ मुझे ये मेक श्योर करना है, दैट्स इट। और उसी के लिए हम स्टेटमेंट बनाते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। मैं आपको बता दूं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए हम बनाते हैं। और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आप कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप साल के एंड पे ही बनाओगे, ऐसा नहीं है। जब आपका दिमाग खराब हो तब बना लो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। जब आपको लग रहा है ना कैश बुक और पासबुक मैच नहीं हो रही है, तो बना लो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को बनाने से क्या कैश बुक पासबुक मैच हो जाएगी? नहीं, पर तुम्हारे सर की टेंशन खत्म हो जाएगी, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि अच्छा अच्छा ओ हो ये रीजन है, अच्छा अच्छा अच्छा, ये समझ में आ जाएगा तुम्हें। क्लियर हो रही है बात? दोस्तों अगर मैं बात करूं फॉर्मेट की, तो दिस इज द फॉर्मेट फॉर प्रिपेयरिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कुछ भी नहीं है, ऊपर लिखना है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और नीचे लिख देना है किस दिन तुम बना रहे हो। ये मेरा दिमाग खराब हुआ 15 जुलाई 2025 को, तो मैं लिख दूंगा 15 जुलाई 2025, दैट्स इट, 15 जुलाई 2025। क्वेश्चन करने का मन कर रहा है? हाँ चलो आ जाओ। कुछ चीजें समझाता हूं मैं आपको। अभी के लिए आप ये मत मानिएगा कि आपका बैंक बैलेंस नेगेटिव में चल रहा है, क्योंकि बैंक बैलेंस हमारा नेगेटिव में भी जा सकता है, ओवरड्राफ्ट जिसको हम बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट में भी जा सकता है आपका बैंक बैलेंस। बट अभी मत मानिएगा ऐसा कुछ, अभी मानिएगा कि ओवरड्राफ्ट जैसी कोई चीज नहीं होती, बैंक बैलेंस या तो पॉजिटिव होता है या जीरो होता है। ठीक है, ध्यान से सुनना। एक तरफ है कैश बुक और एक तरफ है पासबुक। बेटा कैश बुक जो आप बनाते हो वो एसेट पर्सपेक्टिव से बनाते हो, एसेट पर्सपेक्टिव से, क्योंकि आपका पैसा है और आपका पैसा आपके लिए एसेट है। आपका पैसा आपके लिए तो एसेट है, लेकिन आपका पैसा बैंक वालों के लिए तो एसेट नहीं है ना। और पासबुक कौन बना रहा है? बैंक वाले, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए पासबुक बैंक वाले बनाते हैं लायबिलिटी पर्सपेक्टिव से। तो सर कहना क्या चाहते हो? बेटा कहना यह चाहता हूं कि अगर आपके अकाउंट में कभी भी पैसा आता है तो आप कैश बुक में उसे किस साइड रिकॉर्ड करते हो? डेबिट साइड। लेकिन जब जब आपके अकाउंट में पैसा आएगा तो पासबुक में पता है वो आपको किस साइड दिखेगा? बेटे पासबुक में वो आपको दिखेगा क्रेडिट साइड। रीजन बड़ा सिंपल है, आपके अकाउंट में अगर पैसा, सपोज आपके अकाउंट में मैंने पैसे डाल दिए, बात खत्म हो गई, आपके अकाउंट में मैंने पैसे डाल दिए, तो आप इस चीज को कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे डेबिट साइड, बिकॉज आपकी एसेट बढ़ गई। लेकिन जैसे ही मैंने आपके अकाउंट में पैसा डाला तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया, यानी आपके बैंक की लायबिलिटी बढ़ गई। अरे भाई मेरे अकाउंट में जो पैसे हैं वो मेरे लिए एसेट है, लेकिन वो बैंक वालों के लिए एसेट नहीं है ना, उनके लिए क्या है? लायबिलिटी। और लायबिलिटी का रूल क्या होता है? लायबिलिटी बढ़ने पर क्या होती है? क्रेडिट। तो जब जब मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा तब तब बैंक वालों की लायबिलिटी मेरे प्रति बढ़ जाएगी, क्योंकि बैंक वालों के पास जो पैसा है ना मेरा, वो उनके पास सिर्फ रखा हुआ है, पैसा मेरा है वो, एक्सक्यूज मी। तो जब जब मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा तब तब बैंक वालों की लायबिलिटी मेरे प्रति बढ़ जाएगी और मेरी एसेट उनके प्रति बढ़ जाएगी। तो ये रीजन होता है जब भी आपके अकाउंट में पैसे आते हैं तो कैश बुक में आप रिकॉर्ड करते हो डेबिट साइड पे, लेकिन पासबुक में वो आपको दिखेगा क्रेडिट साइड पे। उल्टा जब भी पैसे जाएंगे तो आप कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे क्रेडिट साइड पे, लेकिन पासबुक में रिकॉर्ड होगा वो चीज डेबिट साइड पे। जब जब पैसा कटेगा तो कैश बुक में कहां रिकॉर्ड करते हो? क्रेडिट साइड, पता तो है तुम्हें, लेकिन पासबुक में वो कहां रिकॉर्ड होता है? डेबिट साइड। दोस्तों यही रीजन है, जब आपके अकाउंट में पैसा आता है ना, अकाउंट में जब पैसा आता है तो मैसेज पता क्या आता है बैंक की तरफ से? योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। अब तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है कि यार पैसा आया है, तो आने का मतलब तो कैश बुक में डेबिट साइड, बिल्कुल सही, लेकिन बैंक वाले मैसेज क्यों कर रहे हैं कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड? क्योंकि बेटा तुम्हारे अकाउंट में पैसा आ रहा है तो उनके लिए वो लायबिलिटी है, उनकी लायबिलिटी बढ़ रही है तुम्हारे प्रति, इसलिए वो मैसेज करते हैं योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। पैसा कटता है तो तुम्हारे हिसाब से पैसा कटना मतलब क्रेडिट होना चाहिए कैश बुक के हिसाब से, लेकिन पैसा कटता है तो बैंक वाले मैसेज करते हैं योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। बात समझ में आ रही है? अच्छा जी, अब आपके अकाउंट में पैसा अगर है, आपके अकाउंट में पैसा है ऐसा मान के चलते हैं, तो जब आप कैश बुक को क्लोज करोगे तो डेबिट साइड ज्यादा आएगी, ऑफ कोर्स है ना, इनफ्लो वाली साइड ज्यादा आएगी। आपके अकाउंट में अगर पैसा है, कैश बुक को क्लोज करते वक्त डेबिट साइड ज्यादा आएगी, यानी आपकी कैश बुक अल्टीमेटली देगी डेबिट बैलेंस। क्या देगी कैश बुक? बोलो, डेबिट बैलेंस। लेकिन अगर आपके अकाउंट में पैसा है
तो कैश बुक कहेगी डेबिट बैलेंस, लेकिन ये कहेगी क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि पासबुक की क्रेडिट साइड ज्यादा आएगी। तो पासबुक कहेगी भैया क्रेडिट बैलेंस। तो सर क्या ये टेंशन लेने वाली बात है? अरे नहीं भैया, दोनों का अपना अपना पर्सपेक्टिव है, पॉइंट ऑफ व्यू है। कैश बुक अगर कहे डेबिट बैलेंस और पासबुक कहे क्रेडिट बैलेंस, दिस इज वन एंड द सेम थिंग, एक ही बात है। कैश बुक एसेट पर्सपेक्टिव से बता रही है, पासबुक लायबिलिटी पर्सपेक्टिव से बता रही है। सो इफ यू आर हैविंग अ पॉजिटिव बैलेंस, तुम किस फेवर में हो? तुम किस फेवर में हो कि तुम्हारे अकाउंट में पैसा पॉजिटिव में रहे कि नेगेटिव में? पॉजिटिव में ना, इसलिए पॉजिटिव बैलेंस इज कॉल्ड फेवरेबल बैलेंस। तो अगर आपके अकाउंट में पैसा है तो कैश बुक क्या कहेगी? जल्दी बता दो, डेबिट बैलेंस। ठीक है, कैश बुक के हिसाब से डेबिट बैलेंस मींस अ पॉजिटिव बैलेंस, और पासबुक क्या कहेगी उस केस में? क्रेडिट बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस है। ये भी समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? आपके अकाउंट में अगर पैसा है तो कैश बुक क्या कहेगी? पॉजिटिव बैलेंस, डेबिट बैलेंस, और पासबुक क्या कहेगी? क्रेडिट बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस। क्लियर हो गई बात? चलें अब एक क्वेश्चन कर लें। मन कर रहा है क्वेश्चन करने का कि भैया बहुत देर से चिल्ला रहे हो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना के दिखाओ चुपचाप, अब यही मन कर रहा है? आ जाओ। ये क्वेश्चन है जी आपके सामने, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में क्या चल रहा है, ठीक है, उसको जरा ध्यान से देखिए, उसके बाद इसको अपन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है अल्फा लिमिटेड, ये मेरा ही नाम है, प्यार से बच्चे मुझे कहते हैं दी अल्फा ऑफ अकाउंटेंसी। ठीक है, अगर आपको भी ये वीडियो देखते वक्त महसूस हो रहा है कि यस दिस पर्सन इज एक्चुअली अल्फा, तो कमेंट करके जरा अपना प्यार जरूर दें, है ना। चलो कितना ही पैसा कमा ले हम टीचर लोग, पैसा सुकून नहीं देता हमें, लेकिन कमेंट सेक्शन में जो तुम प्यार देते हो ना कि सर मेरे को अच्छे से समझ में आ गया, मेरा यूटी या हाफ ईयरली या एनुअल एग्जाम अच्छे से हो गया बिकॉज ऑफ दिस वीडियो, उससे बड़ी खुशी मिलती है। और वो खुशी मॉनेटरी टर्म्स में नहीं नापी जा सकती, तोली जा सकती। ठीक है, चलो। अल्फा लिमिटेड मेंटेन्स अ करंट अकाउंट विद एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अल्फा लिमिटेड कंपनी का नाम है और इस कंपनी का जो अकाउंट है वो एसबीआई में है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है। करंट अकाउंट है, बिजनेसेस का करंट अकाउंट ही होता है भैया, सेविंग्स अकाउंट तो हम जैसों का होता है, गरीबों का। ठीक है, तो एसबीआई में अकाउंट है और 31 मार्च 2025 को जो बैंक कॉलम था किसका? कैश बुक का, क्या शो कर रहा था? डेबिट बैलेंस शो कर रहा था। कैश बुक डेबिट बैलेंस शो कर रही है, तो इसका मतलब क्या है? अकाउंट माइनस में चल रहा है या प्लस में चल रहा है? अभी तो बताया था यार, कैश बुक अगर डेबिट बैलेंस शो कर रही है तो मतलब अकाउंट पॉजिटिव में ही चल रहा है, टेंशन की बात नहीं है। ठीक है भैया, ऐसा है कैश बुक शो कर रही थी बैलेंस 1,54,300 रुपए का। तो जब मैंने अपनी कैश बुक चेक करी, कब? 31 मार्च 2025 को। ईयर एंड लिखा है लेकिन जरूरी नहीं है ईयर एंड ही होगा, कभी भी हो सकता है ये। 31 मार्च 2025 को जब मैंने अपनी कैश बुक की शक्ल देखी तो उसमें पैसा मैंने पाया 1,54,300, जबकि सेम डेट पे मैं पासबुक अपडेट करवा के लाया बैंक से तुरंत जाके, और जब मैंने पासबुक अपडेट कराई, पासबुक को बैंक स्टेटमेंट भी बोलते हैं बच्चों, जब मैंने बैंक स्टेटमेंट को अपडेट कराया तो वहां मेरे को मिला क्रेडिट बैलेंस। अब मेरा दिमाग खराब हो गया कि यार कैश बुक कह रही है डेबिट बैलेंस, पासबुक कह रही है क्रेडिट बैलेंस, एक ही बात है, एक ही बात है, दोनों अपने अपने मुताबिक कह रही हैं। अमाउंट तो देख लो, पासबुक कह रही है क्रेडिट बैलेंस, लेकिन कितना? ओ तेरी 2,79,275। अब ये टेंशन वाली बात है। चलो ठीक है, दोनों, एक कह रही है डेबिट बैलेंस, दूसरी कह रही है क्रेडिट बैलेंस, एक ही बात है, दोनों पॉजिटिव बातें कर रही हैं कि पैसा है, पैसा नेगेटिव में नहीं है, पैसा है, लेकिन दोनों अलग अलग क्यों कह रही हैं? कैश बुक कह रही है पैसा है 1,54,300, पासबुक कह रही है पैसा है 2,79,275। घबराने की जरूरत नहीं है, स्टेटमेंट बना लो, रिकंसाइल करके देख लो, क्रॉस चेक करके देख लो, एक स्टेटमेंट बना लो जिसको कहते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। समझ में आई बात? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना लेते हैं। कुछ रीजंस हमने जब पता लगाया, थोड़ा सोचा विचारा, टीम के साथ अपन बैठे, तो कुछ रीजंस हमें पता लगे कि शायद ये रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारी कैश बुक पासबुक मैच नहीं हो रही है। शायद ये रीजंस हो सकते हैं, बाकी भगवान जाने। देखते हैं जी। सबसे पहला, चेक जमा कराया पर बैंक वालों ने पेमेंट नहीं दी। दूसरा, चेक इशू कराया लेकिन अगला बंदा पेमेंट लेने के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ। तो इस तरह के कुछ रीजंस हैं। बहुत मजा आएगा। हमें बोला गया है प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आइए जी, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना लेते हैं। फॉर्मेट कहां है? यहां है। ठीक है, फॉर्मेट भाई घर से बना के लाता है, भाई बहुत तेज है, भाई बहुत शातिर है। ठीक है, चलो भैया,
करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। जस्ट 1 सेकेंड, पानी वानी भी पीते रहना है बीच बीच में, घबराना नहीं है। तुम पढ़ो ना तब तक, लगाओ लगाओ दिमाग लगाओ। हाँ जी बच्चों, ये कुछ रीजंस हैं पर इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब तुम्हें ना दोनों बैलेंसेस गिवन है इस बार, कैश बुक कितना कह रही है वो भी गिवन है और पासबुक कितना कह रही है वो भी गिवन है। जबकि नॉर्मली क्वेश्चंस में क्या होता है कि हमें एक किताब का बैलेंस बताया जाता है, या तो कैश बुक का बैलेंस या तो पासबुक का बैलेंस, पर हमें दोनों गिवन है। तो आप कोई सा भी बैलेंस उठा सकते हो और उससे अपना क्वेश्चन कर सकते हो, बहुत मजा आएगा क्वेश्चन करने में। आओ देखो जरा, कैश बुक से मैं इस क्वेश्चन की शुरुआत करना चाहता हूं, ठीक है। और यहां क्या लिखा है इसकी तरफ आप ध्यान ही मत दो, ये इसकी तरफ आप ध्यान ही मत दो, सिर्फ ये देखो कैश बुक क्या कह रही है, 1,54,300 लिख देते हैं सबसे पहले। सबसे पहले लिख देते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक कैसा बैलेंस कह रही है बेटा, डेबिट बैलेंस। कितना बैलेंस कह रही है बेटा, 1,54,300। यहां पर लिख देते हैं बच्चे 1,54,300। अब इसमें कुछ बातें ऐड होंगी, कुछ बातें लेस होंगी, बताता हूं कैसे। कुछ एडिशंस होंगे और कुछ डिडक्शंस होंगे, मजा आएगा, देखना जरा। सबसे पहला रीजन पढ़ो, कुछ चेक थे जो हमने जमा कराए थे। अच्छा, चेक जमा कब कराते हो तुम, जब तुम्हारे पास चेक आए होते हैं। तो कुछ चेक्स हमने डिपॉजिट कराए थे बट दीज आर नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक। बैंक ने क्रेडिट नहीं करे, बैंक ने क्रेडिट नहीं करे, मतलब पैसा आने का मतलब हमारे यहां तो डेबिट होता है, लेकिन वहां क्या होता है, पैसा आने का मतलब क्रेडिट। तो बैंक हैज नॉट क्रेडिटेड मींस बैंक ने पेमेंट नहीं डाली है आपके अकाउंट में अब तक। मतलब ये कि आपके पास चेक आए कितने रुपए के, 75,450, 75,450 रुपीज के आपके पास चेक्स आए। आप बड़े खुश, आपने चेक जमा भी करवा दिए। अच्छा, चेक जैसे ही जमा कराए तो आपने कौन सी बुक में रिकॉर्ड करा होगा इस बात को, कैश बुक में। ये रही कैश बुक। जैसे ही आपके पास चेक आए आपने कैश बुक में जमा कराए, कैश बुक में रिकॉर्ड करे, आपको लगा पैसा बढ़ गया तो आपने कैश बुक को बढ़ा दिया। पर बेटा ये चेक सिर्फ आपने डिपॉजिट करवाए हैं, अभी ये चेक क्लियर नहीं हुए हैं। दिस चेक आर नॉट क्रेडिटेड, अनकलेक्टेड है ये। तो कैश बुक कहेगी ज्यादा पैसा है लेकिन पासबुक अभी भी वहीं की वहीं है। अब क्या करूं, कम से कम मुझे कारण तो समझ में आ गया कि ये रीजन है। तो कैश बुक कह रही है ज्यादा पैसा है, पासबुक कह रही है कम पैसा है। पर चूंकि आपने इस क्वेश्चन की शुरुआत किससे करी है, कैश बुक से। ये देखो आपने कैश बुक का बैलेंस लिखा है ना, तो जो कुछ भी सोचना है कैश बुक के हिसाब से सोचना है आपको। तो आपके पास चेक आए, आपने चेक डिपॉजिट करवाए पर अभी पेमेंट नहीं आई है। तो आपने क्योंकि चेक जमा करवा दिए, आपको लगा पैसा तो आ ही जाएगा, आपने कैश बुक को ऊपर कर दिया, पर पासबुक अभी वहीं की वहीं है। तो क्या करेंगे, कैश बुक को डाउन लाएंगे। समझ रहे हैं आप, स्थिति क्या है कि कैश बुक ऊपर है, पासबुक नीचे है। पर जो भी बदलाव करना है वो सब कैश बुक में करना है, पासबुक को नहीं छेड़ाखानी करनी बिल्कुल, क्योंकि क्वेश्चन की शुरुआत किससे करी हमने, कैश बुक से। तो क्या करूं, कैश बुक को नीचे लाऊंगा ना, पासबुक को तो ऊपर ला नहीं सकता मैं। तो ये चीज मुझे कैश बुक में से लेस करनी पड़ेगी और ये स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। लेस करना है 75,450, ठीक है। चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, कितना अमाउंट है, 75,450। सर ये इनर कॉलम में क्यों लिख रहे हो, बेटा बताऊंगा अभी, टेंशन मत लो। अगला पॉइंट देखो, मजा आएगा। चेक इशू करे अब की बार हमने, अभी तो चेक मिले थे, मैंने जमा कराए थे। अब क्या है कि मैं चेक इशू कर रहा हूं, चेक काट के दे रहा हूं, लो भाई जाओ ऐश करो। तो मैंने चेक इशू करे लेकिन अगला बंदा पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं हुआ। यानी कि मैंने चेक इशू कर दिया लेकिन वो चेक अभी भी उसकी जेब में पड़ा हुआ है, वो बंदा चेक को लेकर बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ अब तक। तो मैंने चेक इशू करे 80,760 रुपए की, 80,760, 80,760 के चेक्स मैंने इशू कर दिए। यानी मैंने तो मेरे हिसाब से कैश बुक को क्या करा होगा, जैसे ही आप चेक इशू करते हो आपको लगता है हाय पैसा गया, तो जैसे ही आपने चेक इशू करे आपने कैश बुक को डाउन कर दिया, पर पासबुक तो अभी वहीं की वहीं है। अब क्या करूं, पासबुक को डाउन करूं, नहीं, क्वेश्चन की शुरुआत किससे करी थी, कैश बुक से। जैसे सुनो,
दोनों किताबें पहले सेम रही होंगी, फिर तुमने चेक जैसी इशू करा, कैश बुक डाउन हो गई। तो अब क्या करें, अब कैश बुक को ऐड कर दो, कैश बुक को बढ़ा दो, ऊपर ले जाओ, ताकि दोनों रिकंसाइल हो जाए, मैच हो जाए। तो कैश बुक में ये चीज हमें ऐड करनी है, ठीक है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। $80,760 इनर कॉलम में लिखेंगे बेटा, रीजन अभी समझ में आ जाएगा। अगला रीजन देखो, तीसरा, बैंक ने चार्जेस काट लिए। ओ हो, बैंक ने चार्जेस काट लिए, जबकि ये चीज अब तक कैश बुक में रिकॉर्डेड ही नहीं है, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक ने चार्जेस काटे ना, मुझे पता ही नहीं था। बैंक ने कितने चार्जेस काटे, 1135। बेटा पहले दोनों किताबें सेम रही होंगी, फिर बैंक ने चार्जेस काट लिए। अब बैंक चार्जेस काटने पर कौन सी बुक डाउन जाएगी, पासबुक ऑफ कोर्स, क्योंकि ये चीज सबसे पहले पासबुक को ही पता है। तो बैंक ने चार्जेस काटे, पासबुक डाउन हो गई। अब मैं क्या करूं, पासबुक को अप करूं या कैश बुक को डाउन करूं? यस, कैश बुक को डाउन करूंगा 1135 रुपए से, बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। चलें आगे, आ जाओ बेटा। अगला, चेक्स रिसीव्ड बाय द बैंक डायरेक्टली फ्रॉम ट्रेड डेटर्स। भाई डेटर की बात हो रही है, और डेटर हमसे चेक लेके तो नहीं जाएगा, डेटर आके हमें चेक देगा ही, है ना। तो मेरे डेटर ने क्या करा कि मेरे डेटर ने सीधा मेरे बैंक में चेक जमा करवा दिया। लिखा ना, चेक्स रिसीव्ड बाय द बैंक, आवर बैंक ऑफ कोर्स। चेक हमारे बैंक ने प्राप्त करा, किससे प्राप्त करा, डेटर से, मतलब पेमेंट आई है, ठीक है। हमारा जो डेटर है उसके पास कहीं से कोई चेक आया होगा, वो चेक उसने मुझे ना देके सीधा मेरे बैंक को ही दे दिया। क्या बात है। तो पेमेंट आई ऑफ कोर्स, कितनी, 1,35,200। पहले दोनों किताबें सेम सेम थी, फिर तुरंत मेरे डेटर ने मेरे बैंक में चेक जमा करवा दिया, यानी मेरी पासबुक बढ़ जाएगी और कैश बुक वहीं की वहीं है। तो क्या करूं, पासबुक को डाउन या कैश बुक को अप? कैश बुक को अप, कैश बुक में ऐड करेंगे 1,35,200, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। चलो भैया, फिफ्थ पॉइंट, मैंने इंश्योरेंस करा रखा था हेल्थ का या लाइफ का या व्हीकल का या किसी भी चीज का, और मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक वालों ने पे कर दिया, क्योंकि मैंने बैंक वालों को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे रखी थी। मैंने बैंक वालों को इंस्ट्रक्शन दे रखी थी कि भैया इस तारीख को मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर देना भैया टाइम से। अब उस कितने बजे उन्होंने पे करा, कितने बजे नहीं, वो मुझे नहीं पता था, या उस तारीख को पेमेंट कटी भी कि नहीं कटी मुझे नहीं पता था। ये ऑटो पेमेंट्स होती हैं, अपने आप कट जाती हैं, एक आध दिन का फर्क भी आ जाता है इन पेमेंट्स में। तो भैया 15,400 रुपए सीधा सीधा मेरे बैंक से कट गए, क्योंकि मैंने ही इत्तला कर रखा था बैंक को, एवं ही नहीं कट गए, 15,400 रुपए कटे। दोनों किताबें पहले सेम थी, 15,400 रुपए बैंक से कटने पर कौन सी बुक पे फर्क पड़ेगा बता। दोनों किताबें सेम थी और 15,400 रुपए मेरे बैंक से कटे, तो कौन सी बुक पे फर्क पड़ेगा? यस, पासबुक। पासबुक डाउन आ गई। अब क्या करूं रिकंसाइल करने के लिए, पासबुक को अप करूं या कैश बुक को डाउन करूं? कैश बुक को डाउन करेंगे 15,400 रुपए से। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। बात समझ में आ रही है बेटा? लास्ट पॉइंट बचा बेटा, लास्ट पॉइंट में लिखा है डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्ड इन द कैश बुक, 1,000 रुपए। डिविडेंड, मैं जो स्टॉक मार्केट में पैसा डालता हूं शेयर्स वगैरह में, उसका डिविडेंड आता है, प्रॉफिट आता है, और वो प्रॉफिट सीधा बैंक में आता है। तो डिविडेंड बैंक वालों ने कलेक्ट करा, पर मुझे पता ही नहीं। कौन सी बुक ऊपर जाएगी? पासबुक। तो कैश बुक को क्या करूं? ऊपर ले जाऊं। सारी चीजें कैश बुक के हिसाब से क्यों सोच रहा हूं मैं? क्योंकि स्टार्टिंग में जो आपने बैलेंस लिखा था वो किसका था? कैश बुक का। कैश बुक का बैलेंस था, डेबिट बैलेंस। समझ में आ रही बात? तो भैया अब ऐसा है कि ये जो डिविडेंड कलेक्ट हुआ है 1,000 रुपए, ये चूंकि सीधा बैंक में आया है तो पासबुक बढ़ गई है, तो कैश बुक को भी बढ़ा दो 1,000 रुपए से।
डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक। ठीक है जी दोस्तों, सारी चीजें कर दी हमने। अब आपको क्या करना है, टोटल जितनी भी रकम ऐड हुई है उसका टोटल आपको यहां पर लिख लेना है। आइए जरा देख लेते हैं। 0, 6, 9, 6, 1 एंड 2, 2,16,960। अब ये जो टोटल डिडक्शंस हैं इनको भी देख लेते हैं, फिर बाद में इस अमाउंट में से डिडक्ट कर दूंगा। बात समझ में आ रही है ना? मुझे इसमें ये तीनों चीजें ऐड करनी थी, तो मैंने पहले इन तीनों चीजों का सम टोटल करा और ग्रैंड टोटल आउटर कॉलम में लिख दिया। अब इसमें इसको ऐड कर दूंगा और नीचे लिख दूंगा। आइए जरा लिख देते हैं कितना आ रहा है ये। 0, 6, 9 और 3 12, 2, 6 और 5 11, 1, 6 एंड 1 7 एंड 2 एंड 1 3, 3,71,260। अब इसमें से मुझे ये टोटल रकम लेस करनी है, तो पहले इसका टोटल कर लेते हैं। इसका टोटल कर लेते हैं। इसका टोटल कितना आ रहा है जी? 5, 8, 9, 1 एंड 9, 91,985। बस बेटे अब आपको चेक करना है कि इसमें से इसको माइनस करने पर क्या आ रहा है। तो आइए जरा फटाफट से चेक कर लेते हैं। करो जरा तुम भी, कितना आ रहा है? 3,71,260 माइनस 91,985। बेटा ये आ रहा है 2,79,275। ये आ रहा है 2,79,275। ये अमाउंट आपको दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा होगा जी। ये मुझे जाना पहचाना सा लग रहा है। 279,275, 279,275। ये तो वही पैसा है जो मेरी पासबुक बता रही थी स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में ये तो कलेश चल रहा था दोनों किताबों में। कैश बुक कुछ और कह रही थी, पासबुक कुछ और कह रही थी। लेकिन जब मैंने एडलेस 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 करा, रिकंसाइल करा, तो लास्ट में जो पासबुक बैलेंस बता रही थी ना, उसी बैलेंस पर मैं पहुंच गया। अगर पहुंच गए तो मतलब सब सही चल रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्रॉस चेक हो गया, रिकंसाइल हो गया। थोड़ा वक्त रुक जाएंगे, या जो भी ट्रांजैक्शंस अब तक कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है, अब तो रिकॉर्ड कर लोगे ना कि पेमेंट कटी है, डिविडेंड आया है, एलआईसी कटी है, इंश्योरेंस कटा है। अब तो रिकॉर्ड कर लोगे। 2-4 चेक हैं जो क्लियर्ड नहीं है, कलेक्टेड नहीं है, वो क्लियर हो जाएंगे। जो अनप्रेजेंटेड है वो प्रेजेंट हो जाएंगे। और 2-4-10-15 दिन में दोनों ही बुक्स सेम बैलेंस बोलने लगेंगी। कौन सा वाला? ये वाला, क्योंकि पासबुक वाला एक्यूरेट होता है, पासबुक वाला रियल होता है। ठीक है, तो ये कौन से बैलेंस पे पहुंच गए हम? ये कौन से बैलेंस पे पहुंच गए हम? जैसे स्टार्टिंग में था बैलेंस एज पर कैश बुक, तो ये आ गया बैलेंस एज पर पासबुक। तो लिख देना नीचे बैलेंस एज पर पासबुक। खत्म हो गई बात। अच्छा, कैश बुक के द्वारा बैलेंस था डेबिट बैलेंस, तो पासबुक के द्वारा बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस। क्योंकि जब दोनों ही किताबें पॉजिटिव बैलेंस की बात करती हैं तो कैश बुक कहती है डेबिट बैलेंस और पासबुक क्या कहती है? क्रेडिट बैलेंस। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, देखो बेटा ये जो फॉर्मेट है, कई बच्चे कहते हैं जी हमारे स्कूल में ये वाला फॉर्मेट नहीं चलता, तो दूसरा फॉर्मेट चलता होगा भैया। दूसरा फॉर्मेट कैसे होता है? ऐसे होता है। सबसे ऊपर लिखना होता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, उसके बाद नीचे लिखना होता है डेट जिस दिन आप बना रहे हो, एज ऑन 31 मार्च 2025। यही थी ना डेट, 31 मार्च 2025? हाँ जी यही थी, जबकि मैंने यहां पर लिखी भी नहीं थी, 31 मार्च 2025। ठीक है जी प्यारे बच्चों, चलो जी। अब ये फॉर्मेट थोड़ा अलग तरीके से बनता है, ये आसान पड़ता है बच्चों को, और मैं भी बच्चों को सजेस्ट करता हूं कि आप यही वाला फॉर्मेट यूज करा करो जो मैं अब बना रहा हूं। बेटा यहां पर हम लिखेंगे पॉजिटिव आइटम्स, यहां पर हम लिखेंगे नेगेटिव आइटम्स, और ये कॉलम हो जाएगा पर्टिकुलर्स का। बन गया फॉर्मेट, ये फॉर्मेट बन गया। यहां पर आपको थोड़ी मेहनत कम करनी पड़ेगी और थोड़ा सोचना भी कम पड़ेगा। क्या कहना चाह रहा हूं बताऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है जी दोस्तों, ये फॉर्मेट बन गया। अब कुछ भी नहीं है यार भाई, यहां पर भी तो हम प्लस माइनस ही कर रहे थे, वहां भी प्लस माइनस ही करेंगे हम। यहां पर हमने इस बैलेंस में ये सब चीजें करी प्लस और ये सब चीजें करी माइनस, बस हमने प्लस माइनस की जगह नाम दे दिया एड लेस। अब अपन नाम ले देंगे प्लस माइनस, खत्म होगी बात। अच्छा ये क्वेश्चन आपने किसके पर्सपेक्टिव से करा था? कैश बुक के पर्सपेक्टिव से, है ना?
अब एक काम करते हैं, उल्टे पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, पासबुक के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं अब सारी चीजें, मजा आएगा। जैसे क्वेश्चन ने हमें स्टार्टिंग में कहा कि भैया दोनों किताबें ना मैच नहीं हो रही हैं, कैश बुक कह रही है कम पैसा है, पासबुक कह रही है ज्यादा पैसा है। तो इस बार कैश बुक की मत सुनो आप, सोचो कैश बुक का बैलेंस आपको पता ही नहीं है, सोचो सोचो सिर्फ पासबुक का पता है। कितना पता है? 2,79,275। आइए शुरुआत कर देते। 2,79,275 यहां लिख दिया मैंने, क्योंकि पासबुक जो भी बैलेंस बता रही है वो बता तो पॉजिटिव बैलेंस ही रही है ना, बस अलग बता रही है। तो मैंने पॉजिटिव अमाउंट में यहां पर लिख दिया, दिस इज व्हाट, दिस इज बैलेंस एज पर पासबुक। और ये कैसा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि पासबुक जब भी बोलेगी पैसा पॉजिटिव में है तो वो बोलेगी क्रेडिट बैलेंस। समझ में आई बात? चलिए जी भैया, अब देखते हैं वो सब ट्रांजैक्शंस जिसमें हम सब कुछ कैश बुक के हिसाब से सोच रहे थे, अब पासबुक के हिसाब से सोचेंगे। जैसे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 80,760। बेटा 80,760 रुपए के चेक्स थे जो हमने इशू करे लेकिन मौजूद नहीं हुए। जब आप चेक इशू करते हो 80,760 के चेक्स जब आप इशू करते हो, कौन सी बुक डाउन जाती है? इशू करे ना हमने, तो हम इसको कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं कि भैया पैसा कम हो गया। तो 80,760 से हमारी कैश बुक डाउन हो गई, लेकिन पासबुक अभी भी ऊपर है। तो क्या करेंगे? पासबुक को डाउन लाएंगे या कैश बुक को अप करेंगे? कैश बुक को अप करा था हमने प्रीवियस सॉल्यूशन में, क्योंकि हमने कैश बुक के पर्सपेक्टिव से करा था। इस बार हम पासबुक के पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं, तो बजाय कि कैश बुक में ऐड करने के, बल्कि हम पासबुक में इसको लेस करेंगे। 80,760 यहां ऐड हुआ था, यहां लेस हो जाएगा 80,760। यहां पर लिख देते हैं चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 80,760। क्लियर हो गई बात? हाँ जी। इसके अलावा कुछ चेक्स डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिए थे हमारे डेटर्स ने, 1,35,200। हमारे डेटर्स ने 1,35,200 रुपए की पेमेंट डायरेक्ट हमारे अकाउंट में डाल दी थी। दोबारा से सोचते हैं, 1,35,200 रुपए बैठे बिठाए तुम्हारे अकाउंट में आ जाए तो कौन सी बुक ऊपर जाती है? पासबुक। कैश बुक वहीं की वहीं है। अब बताओ क्या करूं? कैश बुक के हिसाब से करूंगा तो ऐड, पासबुक के हिसाब से करूंगा तो लेस। और मैं क्वेश्चन अभी किसके हिसाब से कर रहा हूं? पासबुक के हिसाब से। तो पासबुक के हिसाब से मुझे लेस करना पड़ेगा 1,35,200 रुपए। ऐसी 1,000 रुपए का डिविडेंड आया था, 1,000 रुपए जैसी डिविडेंड आया, पासबुक ऊपर चली गई, क्योंकि बैंक को पता चला इस बारे में, पासबुक ऊपर चली गई 1,000 रुपए से। क्या करूं अब? कैश बुक के हिसाब से करूं तो ऐड करना पड़ेगा, पासबुक के हिसाब से करूं तो लेस करना पड़ेगा। तो पासबुक के हिसाब से ही कर रहे हैं हम ये वाला क्वेश्चन इस बार, तो लेस करेंगे जी 1,000 रुपए। तो आप देख रहे हो, जब हमने क्वेश्चन को कैश बुक के हिसाब से अटेम्प्ट करा था तो ये तमाम चीजें ऐड हुई थी, और चूंकि हम पासबुक के हिसाब से कर रहे हैं तो तमाम चीजें लेस हो रही हैं, और जो चीजें वहां लेस हुई थी वहां वो यहां ऐड हो जाएंगी। दैट्स इट, खत्म हो गई बात। आओ जरा देखो, 1,35,200 डायरेक्ट पेमेंट्स बाय डेटर्स, डायरेक्ट डिपॉजिट्स बाय डेटर्स, और 1,000 रुपए डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक। ठीक है बेटा। और दो तीन चीजें थी जो वहां पर लेस हुई थी, यहां हम माइनस में प्लस में लिखेंगे। जैसे चेक हमने जमा कराए लेकिन पेमेंट नहीं आई, 75,450। 75,450 तुमने जमा करा दिया, तुम्हें लगा पैसा आ ही जाएगा, कैश बुक तुमने बढ़ा दी, लेकिन पासबुक अभी वहीं की वहीं है, तो पासबुक में बढ़ाएंगे हम 75,450। 'चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड'। इसके अलावा 1,135 रुपए बैंक ने चार्जेस काटे थे, याद है? बैंक जैसी चार्जेस काटेगा 1,135 रुपए, तो कौन सी बुक डाउन जाएगी? जल्दी बोल, कैश बुक या पासबुक? पासबुक डाउन जाएगी। 1,135 रुपए कटने पर पासबुक डाउन चली गई, कैश बुक अभी भी ऊपर है। क्या करूं? इसे नीचे लाऊं या इसे ऊपर करूं? इसे ऊपर करेंगे 1,135 रुपए से। ₹1,135 बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक।
मजा आ रहा है बीआरएस पढ़ने में? है बोरियत तो नहीं लग रही है? चलो 15,400 रुपए इंश्योरेंस प्रीमियम, ऑफ कोर्स ऐड हो जाएगा ये भी, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, समझ में आ गया बेटा? सारी ट्रांजेक्शन खत्म कर दी हमने, सिर्फ अलग तरीके से करा है, फॉर्मेट अलग बनाया है, एड लेस की जगह प्लस माइनस, है ना, वो तो चलो बात ही नहीं कोई। दूसरा, इस बार हमने सेम क्वेश्चन कैशबुक की जगह पासबुक के पर्सपेक्टिव से किया है। जब हमने कैशबुक के पर्सपेक्टिव से किया था तो जो चीजें ऐड हुई थी वो चीजें इस बार माइनस में लिखी है मैंने, और वहां जो चीजें लेस हुई थी वो चीजें इस बार मैंने प्लस में लिखी है। अब क्या करना है, बहुत ही सिंपल, ग्रेटर साइड कौन सी है? ऑफ कोर्स पॉजिटिव साइड ग्रेटर है, तो पॉजिटिव साइड का टोटल कर लेना है। आइए जी पॉजिटिव साइड का टोटल करते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। पॉजिटिव साइड में है 279,275 प्लस 75,450 प्लस 1,135 और प्लस 15,400, 371,260। बेटा इधर का टोटल आ रहा है 371,260। आई नो कि इस साइड का टोटल 371,260 नहीं बैठेगा, पर स्टिल आप यही अमाउंट यहां पर भी लिख दो। और अब 371,260 में से ये सब उड़ा दो और देखो कितना आता है। तो 371,260 मेरे पास था, उसमें से मैं ये सब माइनस कर रहा हूं, माइनस 8760 माइनस 135,200 एंड माइनस 1000। बेटा ये आ रहा है 1,54,300, 1,54,300 आ रहा है, 1,54,300 आ रहा है, पीले रंग से लिख देता हूं 1,54,300। इस साइड का टोटल तो जेन्युइनली यही था, लेकिन उधर का टोटल इतना नहीं था, बैलेंस आ रहा था इतना बैलेंस। तो ये बैलेंस कौन सी बुक का है? कौन सी बुक का होगा? पासबुक का तो तुम्हें पता ही है ये रहा, तो ये बैलेंस किसका है? कैश बुक का। तो आंसर में आपको लिख देना है कि बैलेंस एज पर कैश बुक। अब ये जो बैलेंस आया था 1,54,300 था तो पॉजिटिव ही ना, क्योंकि पॉजिटिव साइड के बड़े होने पर ये बैलेंस आया है। और अगर पॉजिटिव बैलेंस चल रहा है कैश बुक में तो क्या बोलेंगे उसको? डेबिट बैलेंस। लिख दिया जी मैंने डेबिट बैलेंस, खत्म हो गई बात। तो आपने देखा जब हमने कैश बुक से क्वेश्चन की शुरुआत करी तो लास्ट में पासबुक का बैलेंस पाया, और जब हमने पासबुक से क्वेश्चन की शुरुआत करी तो लास्ट में कैश बुक का बैलेंस पाया। दिस इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन ने आपको दोनों ही किताबों का बैलेंस बता दिया था, कैश बुक पासबुक दोनों का। हर बार क्वेश्चन नहीं बताएगा, हर बार क्वेश्चन दोनों किताबों का बैलेंस नहीं बताएगा, सिर्फ एक का बताएगा, या तो कैश बुक का या तो पासबुक का। तो उसी एक बैलेंस के हिसाब से क्वेश्चन करना पड़ेगा, और जो लास्ट में बैलेंस आएगा वो दूसरी बुक का बैलेंस माना जाएगा, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, देखते हैं जो भी। तो ये था जी सबसे पहला क्वेश्चन। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है। इस वाले क्वेश्चन में क्या है सर? बेटा इस वाले क्वेश्चन में आपको जो बैलेंस बताया गया है वो सिर्फ पासबुक का है। कैसा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। और पासबुक कह रही है क्रेडिट बैलेंस, तो मतलब पॉजिटिव ही कह रही है वो, 9,000 रुपए। फिर कुछ रीजंस है, कैश बुक कितना बैलेंस बता रही है ये गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो हम निकाल सकते हैं, निकालिए जरा आप। इस वाले को अगर आपने पढ़ा हो तो पासबुक का बैलेंस गिवन है, क्रेडिट बैलेंस, मतलब पासबुक से हमने इस क्वेश्चन की शुरुआत करनी है, पॉजिटिव बैलेंस कह रही है पासबुक भी। लिखा है जी प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एंड फाइंड आउट द बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक कितना बैलेंस कह रही है पता नहीं है, हम फाइंड आउट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो पता ही है एक बुक से स्टार्ट करो तो लास्ट में जो आंसर आता है वो दूसरी बुक का आता है। हमने पहले क्वेश्चन करा है और दो दो पर्सपेक्टिव से करा है। आओ जरा देखो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कर लेते हैं, फॉर्मेट बना लेते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट किस दिन बना रहे हैं हम, डेट डाल लेते हैं, एज ऑन, क्या तारीख है जी, तारीख गिवन है 31 मार्च 2025, एज ऑन 31 मार्च 2025। ये बन गया हमारा फॉर्मेट। जल्दी से बताओ ऐड लेस वाले तरीके से करोगे या प्लस माइनस वाले से? प्लस माइनस वाला आसान लग रहा है? ये लो फिर, ये रहे हमारे पॉजिटिव आइटम्स
और ये रहे हमारे नेगेटिव आइटम्स, ये रहे हमारे पर्टिकुलर्स, और ये तैयार हो गया हमारा फॉर्मेट। जी प्यारे बच्चों, हमारा पासबुक का जो बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस है, मतलब पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव में लिखेंगे 9,000 रुपीज, पॉजिटिव में लिखेंगे जी 9,000 रुपीज, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। अब देखते हैं जी डिफरेंसेस। अब देखो, जो कुछ भी सोचना है पासबुक के पर्सपेक्टिव से सोचना है इस पूरे क्वेश्चन में, ध्यान रखना। 9,000 रुपए का क्रेडिट बैलेंस है पासबुक के हिसाब से। हमने कुछ चेक इशू करे, काट के दिए, लेकिन वो पेमेंट के लिए मौजूद नहीं हुए 7,000। बेटा 7,000 रुपए के चेक काट के आप किसी को दो तो आपको लगता है पैसा गया, यानी आप कैश बुक को डाउन कर देते हो। पर क्या पासबुक डाउन हुई अब तक? नहीं। कैश बुक को मैंने कम कर दिया, कैश बुक के हिसाब से मेरा बैंक बैलेंस डाउन चला गया, लेकिन पासबुक अभी भी ज्यादा कह रही है। क्या करूं फिर? कैश बुक के हिसाब से करूं तो प्लस, पासबुक के हिसाब से करूं तो माइनस, और मैं पासबुक के हिसाब से कर रहा हूं तो माइनस करूंगा 7,000 रुपए। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड को हम शॉर्टकट में अनप्रेजेंटेड चेक्स भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अनप्रेजेंटेड चेक्स। आगे, चेक इशूड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ऊपर भी चेक इशू था, नीचे भी था। ऊपर चेक इशू करा, लेकिन अगला बंदा चेक लेने के लिए मौजूद ही नहीं हुआ था, पेमेंट लेने के लिए गया ही नहीं। यहां पर क्या है, चेक इशू करा, अगला बंदा पेमेंट लेने के लिए तो गया है, लेकिन ओमिट हो गया, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं कर पाया मैं। इट इज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। मतलब ये कि मैंने चेक काट के दिया और उस पर्सन ने चेक को जमा भी करवाया, यानी मेरा बैंक बैलेंस एक्चुअली डाउन आया है, मतलब मेरी पासबुक डाउन आई है, लेकिन कैश बुक मैंने इस बात को रिकॉर्ड ही नहीं करा। मैंने कैश बुक में, इट इज ओमिटेड, ओमिटेड मतलब भूल गए, कैश बुक में इस बात को रिकॉर्ड करना ही भूल गए कि हमने चेक काट के भी दिया हुआ है किसी को। मतलब कि दूसरी बुक सही चल रही है इस बार, यानी पासबुक डाउन आ चुकी है, कैश बुक नहीं। तो पासबुक के हिसाब से प्लस करना पड़ेगा 3,800 रुपए, 3,800 रुपीज। ठीक है जी। चेक इशूड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक है, आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट आइटम 2,600 रुपए। चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड। हमने चेक बैंक में जमा करवाया, हमें लगा पैसा आ जाएगा, तो हमने कैश बुक को बढ़ा दिया, लेकिन पैसा नहीं आया, पासबुक वहीं की वहीं है। क्या करूं फिर? पासबुक को बढ़ाना पड़ेगा 2,600 रुपए से। अनकलेक्टेड चेक्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अनकलेक्टेड चेक्स, या अनक्रेडिटेड चेक्स भी बोल सकते हो। यानी कि वो चेक्स जो तुमने जमा कराए ये सोचते हुए कि पैसा आ जाएगा, लेकिन पासबुक में पैसा नहीं आया, पासबुक वहीं की वहीं थी, तो मैंने पासबुक को बढ़ा दिया। नेक्स्ट है जी 360 रुपए प्रीमियम लाइफ पॉलिसी का बैंक ने पे कर दिया। मैंने तो कहा था बैंक को 360 रुपए बैंक ने पे करा, तो बैंक डाउन मतलब पासबुक डाउन, कैश बुक अभी वहीं की वहीं है, तो पासबुक को बढ़ाएंगे 360 रुपए से। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। लास्ट है जी पेमेंट्स रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स डायरेक्टली बाय द बैंक। 2,000 रुपए की पेमेंट्स मेरे कस्टमर्स ने डायरेक्टली मेरे बैंक में जमा करा दी है। भला हुआ ऐसे कस्टमर्स का, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया, पासबुक बढ़ गई, लेकिन कैश बुक को ये बात पता ही नहीं है, कैश बुक अभी भी डाउन है। तो क्या करूं? कैश बुक को बढ़ाऊं या पासबुक को कम करूं? किसके पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं हम? पासबुक के, तो डाउन करेंगे 2,000 रुपए। 2,000 रुपए माइनस कर देंगे जी डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर्स। अब इस क्वेश्चन के अंदर मुझे यह गिवन था कि पासबुक कितना पैसा कह रही है, 9,000, पर यह नहीं गिवन था कैश बुक कितना पैसा कह रही है। मैं निकाल के बताऊंगा कैश बुक कितना पैसा कह रही है। दोस्तों पॉजिटिव आइटम्स का टोटल कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि यही साइड ज्यादा है, जो साइड ज्यादा है उसका टोटल करना है और दोनों तरफ वही लिख देना है। ठीक है जी, कितना आ जाएगा ये 9 और 3 12 और 2 14, 15,400 और 360, 15,760। 15,760 में से हमें माइनस करना है 9,000, यानी कि 15 माइनस 9, 6,760। ये देखो लास्ट में आंसर मैंने दे भी रखा था, धुंधला धुंधला सा है ना, कि डेबिट बैलेंस आएगा कैश बुक के मुताबिक और वो आएगा 6,760। आ गया हमारा भी आंसर 6,760। ठीक है, तो बेटा 15,760 रुपए टोटल था बड़ी साइड का, वही टोटल मैंने यहां भी लिख दिया है 15,760, और 15,760 में से ये माइनस करा तो जो बैलेंस बचा वो बचा 6,760। दोस्तों ये बैलेंस
नेगेटिव साइड जरूर लिखा है, लेकिन ये नेगेटिव बैलेंस नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव साइड के बड़े होने पर ही ये बैलेंस आया है। यानी दूसरी बुक भी पॉजिटिव बैलेंस ही कह रही है, कैश बुक भी पॉजिटिव बैलेंस ही कह रही है। सो दिस इज डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। आई होप आपको ये कहानी समझ में आ रही होगी। पॉजिटिव बैलेंस के ऊपर हमने एक क्वेश्चन को 2 बार करा और ये वाला क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हमने कर लिए। आगे चलते हैं, अनफेवरेबल या फिर नेगेटिव बैलेंस की बात करते हैं। दोस्तों, अनफेवरेबल या नेगेटिव बैलेंस को हम ओवरड्राफ्ट भी बोलते हैं। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि जब हम कैश बुक बना रहे हैं तो कैश बुक की क्रेडिट साइड ज्यादा आ गई, पेमेंट ज्यादा हो गई। पॉसिबल है, बैंक बैलेंस माइनस में जा सकता है। तो जब हमारी कैश बुक में डेबिट बैलेंस होता है तो पॉजिटिव ही होता है, लेकिन अगर क्रेडिट साइड बड़ी हो जाए, क्रेडिट बैलेंस हो जाए, उसको हम ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। तो कैश बुक अगर कहे कि क्रेडिट बैलेंस है और पासबुक कहे कि डेबिट बैलेंस है, इसको अपन बोलते हैं बेटा अनफेवरेबल। तुम इसके फेवर में नहीं हो ना कि पैसा नेगेटिव में रहे अकाउंट में, अनफेवरेबल बैलेंस बोलते हैं। तो कैश बुक कह रही है क्रेडिट बैलेंस, मतलब लायबिलिटी बन चुका है, और पासबुक कह रही है डेबिट बैलेंस, मतलब बैंक वालों की एसेट बन चुका है। और क्यों ना हो, तुम्हारा खाता अगर नेगेटिव में चल रहा है तो तुम्हारी लायबिलिटी और बैंक वालों की एसेट है ये। तो कभी भी तुम्हारी किताबों में अगर नेगेटिव बैलेंस चल रहा हो तो हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना। बताता हूं क्या करना है, देखो अब जरा। ये क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 जनवरी 2017। 2017, ये असल में चंडीगढ़ बोर्ड में 2018 का क्वेश्चन आया था। चंडीगढ़ में 2018 में ये क्वेश्चन आया था मेन एग्जाम में, सो वही डाला है मैंने यहां पर। कैश बुक कह रही है क्रेडिट बैलेंस, ओ हो 20,100 रुपए का कैश बुक क्रेडिट बैलेंस कह रही है, यानी कैश बुक कह रही है कि पैसा नेगेटिव में चल रहा है। कुछ रीजंस हैं, 1 2 3 4 5 रीजंस हैं, और हमें बनानी है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। हमें असल में पता लगाना है कि दूसरी बुक कितना बैलेंस कह रही होगी, और वो हम कैसे पता लगा सकते हैं? बाय प्रिपेयरिंग अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। फॉर्मेट बहुत ही आसान है, ज्यादा मैं मेकअप वेकअप करूंगा नहीं, सीधा मैंने यहां पर एक फॉर्मेट बना दिया, प्लस आइटम्स, और यहां मैंने लिख देने माइनस आइटम्स। दैट्स इट। बस अब चीजों को लिखना शुरू करते हैं बेटा। फॉर्मेट हमारा बन गया है, चीजों को लिखना शुरू करते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको किसके पर्सपेक्टिव से करना पड़ेगा? कैश बुक के पर्सपेक्टिव से, बिकॉज कैश बुक का ही बैलेंस गिवन है, दूसरी बुक का तो पता भी नहीं है। तो फर्क सिर्फ इतना आएगा ओवरड्राफ्ट के केस में कि जो कैश बुक कह रही है 20,100 रुपए का बैलेंस, वो आपको नेगेटिव साइड में लिखना है, बात ही खत्म हो गई। सिंस इट इज एन ओवरड्राफ्ट बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस, तो नेगेटिव साइड में लिखना है 20,100 रुपए। ठीक है, आप लिख सकते हैं इसको ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। दैट्स इट बेटा। ओवरड्राफ्ट के क्वेश्चन में एक बार बैलेंस को नेगेटिव साइड पे लिखा, उसके बाद चुपचाप क्वेश्चन को जैसे अटेम्प्ट करना सिखाया भैया ने वैसे ही अटेम्प्ट करना। आइए करते हैं जरा। बैंक ने फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया 550 रुपए का, जो कि कैश बुक को पता ही नहीं है। 550 रुपए का फायर इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक ने पे कर दिया, यानी पासबुक डाउन हो गई, कैश बुक को इस बारे में पता ही नहीं है। तो क्या करूं, पासबुक को बढ़ाऊं या कैश बुक को डाउन करूं? क्वेश्चन की शुरुआत किससे करी है तुमने? कैश बुक से। तो बैंक ने 550 रुपए का फायर इंश्योरेंस पे करा, पासबुक डाउन आ गई ना, तो कैश बुक जो ऊपर हो रखी है ना उसको भी डाउन लाएंगे, माइनस करेंगे 550 रुपए से। ठीक है, फायर इंश्योरेंस पेड बाय बैंक। ठीक है, पॉजिटिव वाले अभी खाली छोड़ दो। उसके बाद 25,000 रुपए के चेक्स हमने इशू करे थे, 25,000 रुपए के चेक काट के हमने दिए थे अलग अलग लोगों को। कहानी ये हुई कि 25,000 रुपए के चेक जो आपने इशू करे थे, उसमें से सिर्फ 18,500 रुपए के चेक पेमेंट लेने के लिए मौजूद हुए। अच्छा, जो चेक पेमेंट लेने के लिए मौजूद हो जाते हैं वो डिफरेंस क्रिएट नहीं करते, डिफरेंस क्रिएट करते हैं वो चेक्स जो हमने काट के दिए लेकिन अभी बंदा पेमेंट के लिए मौजूद नहीं हुआ। तो टोटल 25,000 में से 18,500 रुपए के चेक तो पेमेंट लेने पहुंच गए, तो बचा कितना? बचा 6,500। 6,500 रुपए के चेक्स ऐसे हैं जो आपने इशू कर रखे हैं लेकिन पार्टी पेमेंट लेने के लिए पहुंची नहीं है, सो दीज आर अनप्रेजेंटेड चेक्स। तो 25 मत देखो, 18,500 मत देखो, डिफरेंस देखो 6,500। 6,500 रुपए से आपने अपनी कैश बुक को घटा रखा है ऑफ कोर्स,
पर पासबुक घटी ही नहीं है क्योंकि बंदा पेमेंट लेने के लिए नहीं पहुंचा। तो क्या करूं, कैश बुक को वापस बढ़ा दो। कैश बुक से कर रहे हो ना, 6,500 रुपए से तुमने अपनी कैश बुक को घटा दिया था ना चेक इशू करते ही, लेकिन पेमेंट लेने के लिए पहुंची नहीं है पार्टी, तो कैश बुक को वापस बढ़ा देंगे 6,500 रुपए से। अनप्रेजेंटेड चेक्स, ठीक है बेटा, ये बहुत ही घटिया हैंडराइटिंग में लिखा है मैंने, अनप्रेजेंटेड चेक्स, बात ही खत्म है जी। आगे चलते हैं जी। इंटरेस्ट आया जी बैंक में 740, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय द बैंक 740 रुपए ब्याज आया, ब्याज आते ही पासबुक बढ़ गई, क्या करूं, इसे भी बढ़ा दो कैश बुक को, 740 रुपए से कैश बुक बढ़ा दो जी। इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय द बैंक, और क्या है सर? सर इसके अलावा फिर से चेक्स हैं, इस बार 8,700 रुपए के चेक्स थे जो हमने डिपॉजिट किए थे, यानी हमारे पास चेक आए थे कहीं से, हमने जमा करवाए थे 8,700 रुपए, पर जो चेक थे 7,000 रुपए के वो ही क्लियर हुए हैं 31 जनवरी 2017 तक। ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट 31 जनवरी तक बना रहे हो ना आप, 31 जनवरी वाले दिन बना रहे हो ना, तो चेक जो टोटल आपने 8,700 रुपए के जमा कराए हैं ना, उसमें से केवल 7,000 के चेक आज तक क्लियर हुए हैं और बाकी 1,700 रुपए के चेक अब तक क्लियर नहीं हुए हैं, तो वही डिफरेंस जनरेट करेंगे। तो 1,700 रुपए के चेक ऐसे हैं जो आपने बैंक में जमा करा रखे हैं, कैश बुक बढ़ रखी है लेकिन पासबुक अब तक बढ़ी नहीं है, तो कैश बुक को डाउन लाना पड़ेगा 1,700 रुपए से। ये अनप्रेजेंटेड चेक्स थे, ये अनक्रेडिटेड चेक्स है, अनक्रेडिटेड चेक्स है 1,700 रुपए के, दैट्स इट, इसको खाली छोड़ दो। और क्या है सर? सर लास्ट 620 रुपए कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट करा दिया था और कैश बुक को इस बारे में पता नहीं है, संजय जी को इस बारे में पता नहीं है, अपन संजय है, कितना 620 रुपए सीधा कस्टमर ने बैंक में जमा करा दिया। कौन सी बुक पे फर्क पड़ेगा? यस पासबुक। क्या फर्क पड़ेगा? ऊपर चली जाएगी। यस कैश बुक अभी भी डाउन है, क्या करो, कैश बुक को बढ़ाओ 620 रुपए से, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। ठीक है दोस्तों, अब आराम से देखो कौन सी साइड ग्रेटर है, नेगेटिव साइड, यानी दूसरी बुक भी ओवरड्राफ्ट ही दे रही है भैया, ग्रेटर साइड है नेगेटिव साइड इस बार। ऑफ कोर्स इसका टोटल कर लेते हैं एक बार, 20,000, 21,800 और 8 5 13, 22,350, ठीक है 5, ठीक है जी 22,350, उसमें से ये सारा कलेश माइनस कर देना है और यहां पर भी आ जाएगा फिर 22,350। अब की बार बैलेंस यहां नहीं यहां लिखना पड़ेगा, तो करते हैं जी 22,350 माइनस 22,350 माइनस 6,500 एंड माइनस 740 एंड माइनस 620, 14,490। ये देखो जी आंसर आ गया 14,490, 14,490 रुपए का बैलेंस है, यहां लिखना पड़ेगा। अब ये बैलेंस क्यों आया? नेगेटिव साइड के बड़े होने की वजह से आया, तो ये नेगेटिव बैलेंस ही है, ओवरड्राफ्ट ही है, बट दिस इज ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। अच्छा पासबुक में ओवरड्राफ्ट चल रहा है मतलब कैसा बैलेंस चल रहा है? डेबिट बैलेंस। कैश बुक में ओवरड्राफ्ट चल रहा है मतलब कैसा बैलेंस चल रहा है? क्रेडिट बैलेंस। एक क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा, पूरा बीआरएस का वन शॉट उड़ा दिया है मैंने, एक दूंगा होमवर्क में और उसका आंसर एक्सपेक्ट करूंगा कमेंट सेक्शन में आप मुझे आकर दें। एक चीज बता देता हूं उससे पहले, ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन हो घबराना नहीं है, बुक देखनी है कौन सी बुक से चलना है आपको, कैश बुक या पासबुक, और स्टार्टिंग आपको नेगेटिविटी से करनी है बिकॉज नेगेटिव है, ओवरड्राफ्ट है। अमूमन ओवरड्राफ्ट के क्वेश्चंस करते वक्त लास्ट में देखोगे तो नेगेटिव साइड ही बड़ी आएगी, जैसे हमारे क्वेश्चन में आई नेगेटिव साइड बड़ी आई, डिफरेंस आया 14,490, वो मैंने इधर लिख दिया, लिखा बेशक पॉजिटिव साइड पे है लेकिन ये नेगेटिव बैलेंस ही है क्योंकि नेगेटिव साइड के बड़े होने की वजह से आया है। लेकिन अगर कभी अगर आपने नेगेटिविटी से शुरुआत करी और लास्ट में देखा तो पॉजिटिव साइड बड़ी हो गई, अब सोचो 2-4 हजार अगर मैं यहां ऐड कर दूं या 10-15-20 हजार यहां अगर और हो जाता तो पॉजिटिव साइड बड़ी हो जाती,
तो फिर बैलेंस इधर लिखना पड़ता और ये बैलेंस पॉजिटिव बैलेंस कहलाता, क्योंकि पॉजिटिव साइड अगर बड़ी आ जाती तो ऐसा भी होता है कि एक बुक ओवरड्राफ्ट कह रही है बट दूसरी बुक ओवरड्राफ्ट नहीं कह रही है, या एक बुक पॉजिटिव बैलेंस कह रही है पर दूसरी बुक ओवरड्राफ्ट कह रही है, उल्टा भी हो जाता है। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने आपको देना है, ये एक क्वेश्चन है जी जो आपको करना है, ठीक है। संजय यादव वाला ये क्वेश्चन है। लो जी, आंसर भी मैंने आपको इसका दे रखा है, ओवरड्राफ्ट में आएगा आंसर, ओवरड्राफ्ट में आएगा। जबकि स्टार्टिंग में जो हमारी संजय यादव की कैश बुक थी वो सिर्फ 1500 रुपए का बैंक बैलेंस बता रही थी, ओवरड्राफ्ट नहीं बता रही थी स्टार्टिंग में हमारी कैश बुक। स्टार्टिंग में तो हमारी कैश बुक नॉर्मल बैलेंस बता रही थी 1500 रुपए का, तो पॉजिटिव बैलेंस मानेंगे इसको और पॉजिटिव साइड से ही शुरुआत करना। पर देखोगे कि पॉजिटिव साइड से शुरुआत करने के बावजूद नेगेटिव साइड बड़ी आ जाएगी इस क्वेश्चन में, तो ओवरड्राफ्ट बन जाएगा दूसरी बुक में। केवल ये क्वेश्चन होमवर्क में आप लोग ट्राई कर लीजिएगा दोस्तों। दिस वाज अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट वन शॉट। दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर योर यूटी, योर हाफ ईयरली एंड योर एनुअल एग्जाम्स ऑल्सो। दोस्तों, पेस कॉमर्स बैच में हम ये वन शॉट सीरीज रिकॉर्ड करते हैं और इस वन शॉट में जो भी नोट्स मैंने लिखवाए हैं, जो भी सॉल्यूशंस मैंने लिखवाए हैं, या फिर जो भी बातें मैंने दिखाई हैं, समझाई हैं, अगर वो आपको चाहिए तो नोट्स के लिए आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। पीडब्ल्यू की ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड कीजिएगा और ऐप के अंदर सर्च कीजिएगा पेस कॉमर्स बैच। पेस कॉमर्स बैच सर्च करने के बाद आपको वो बैच दिखेगा। इट इज अ कंप्लीटली फ्री बैच। ऐप डाउनलोड इज ऑल्सो कंप्लीटली फ्री और वहां पर आप इस पीडीएफ को नोट्स के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडब्ल्यू एक ऐसा ऑनलाइन एडटेक प्लेटफॉर्म है जो अफोर्डेबल प्राइसेस में क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बावजूद अगर कुछ बच्चे हमसे नहीं जुड़ पाते हैं हमारे पेड बैचेस में, उन्हीं के लिए हम उनसे बहुत प्यार करते हैं और उनके लिए हम रिकॉर्ड करते हैं ये फ्री वन शॉट वीडियोस हमारे इस पेज बैच के अंदर। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।